हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। सो हम आज कुछ एमसीक्यूज एंड असर्शंस रीजंस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे सैम्पल पेपर का पार्ट फर्स्ट है। हम एक सैम्पल पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो सैम्पल पेपर उसके बेसिस पे बनता है, प्री बोर्ड वगैरह उनके बेसिस पे जो क्वेश्चंस एमसीक्यूज वगैरह फिलअप्स असर्शंस ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बेसिस पे हमने एक सैम्पल पेपर रेडी किया है। तो सैम्पल पेपर सेकेंड पार्ट तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। विद सम इश्यूज मैं फर्स्ट पार्ट अपलोड नहीं कर पाई थी। सो डिस्कस करते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस। ये एमसीक्यूज है, मैं ऑप्शंस नहीं लिख पाई, मैं ऑप्शन यहाँ पे बता देती हूँ। सो ऑप्शन जो इनके आंसर होंगे वो हम बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है जी? नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एज पर द IUPAC सिस्टम। हमें फॉलोइंग कंपाउंड गिवन है, उसका हमें IUPAC में नाम लिखना है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, हमारा जो एक फॉर्मूला है उसके हिसाब से कि पहले काउंट कर लो कि कार्बन कितने। ठीक है, तो कार्बन कितने 1 2 3 4 5। तो क्या मैं यहाँ पेंट लिख सकती हूँ, पेंट। उसके बाद एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो 1 2 नहीं, यहाँ से काउंट नहीं करना, हमें काउंटिंग वहां से करनी होती है जहाँ पे जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है वो नजदीक होता है। तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ से नजदीक है? 1 2 3 यहाँ से नजदीक है या फिर यहाँ से? ऑफ कोर्स बात है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से नजदीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 2 यानी 2 नंबर पे 2 हमारे मिथाइल ग्रुप लगे, 3 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप लगे। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 2 3 ट्राइमिथाइल। अगर किसी को राइटिंग का इश्यू है तो वो मैं बोल रही हूँ तो उस हिसाब से समझ सकता है। 2 ट्राइमिथाइल 1 2 3 4। हमारा जो डबल बॉन्ड है वो कितने नंबर कार्बन पे? 1 2 3 4 4 नंबर कार्बन पे। तो 2 3 ट्राइमिथाइल 4 पेंट 4 इन। पेंट कार्बन कितने? पेंट 5 है, सॉरी 5, और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है चौथे कार्बन पे, तो पेंट 4 इन। जूनियर सीनियर मैन फंक्शनल ग्रुप लगा नहीं, तो ये हमारा IUPAC से नाम हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? ऑन हाइड्रोलाइसिस विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट गिव्स ग्लूकोज। ये हमारे बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर का एक क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं कि हाइड्रोलाइसिस करने पे कौन सा कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोलाइसिस करने पे विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स ओनली ग्लूकोज। कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसको मैं हाइड्रोलाइसिस करूंगी तो ग्लूकोज देगा? उसका आंसर है स्टार्च। क्या है? स्टार्च। अच्छे से समझ आ रहा है वीडियो में? हाँ जी। तो स्टार्च क्यों है? देखो स्टार्च को हम ना पॉलीसेकेराइड भी बोलते हैं, स्टार्च को पॉलीसेकेराइड भी बोलते हैं। उसके पास मैनी नंबर ऑफ ग्लूकोज कंपाउंड्स होते हैं, मैनी नंबर ऑफ ग्लूकोज कंपाउंड्स। जब हम उसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे ना तो वो डिफरेंट ग्लूकोज माल्टोज वगैरह देता है हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा? स्टार्च। विच नाइट्रोबेंजीन, यानी कौन सा नाइट्रोबेंजीन है जिसको हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ टी एंड कंसंट्रेशन HCl द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। तो क्यों ना मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख के बता दूं। क्या बोला है हमें? ये क्या नाइट्रोबेंजीन, यानी जब बेंजीन पे NO2 ग्रुप लगा होगा और इसकी रिएक्शन किससे हो जाएगी? SN+HCl कंसंट्रेटेड। ठीक है, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं तो कुछ देखा वैसा नहीं लग रहा? एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा ना जी, एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा ना कि यानी यहाँ पे NH3 ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप या तो ये रिएक्शन लिख, अगर ऑप्शन में रिएक्शन वगैरह कुछ गिवन है तो ऐसे लिखो, वरना सीधा एनिलीन। ठीक है, एनिलीन। उसके बाद हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ कंपाउंड्स अंडरगो कैनी-ज़ेरो रिएक्शन। याद है कैनी-ज़ेरो रिएक्शन क्या थी? कैनी-ज़ेरो रिएक्शन हमारी कीटोन ऑक्सीडेशन की केमिकल प्रॉपर्टीज थी। कैनी-ज़ेरो रिएक्शन कब होती है? जब अल्फा हाइड्रोजन होता है तो वो रिएक्शन ही नहीं होती। अल्फा हाइड्रोजन का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, जैसे मान लो CHO ग्रुप है, ये एक ऐसे कार्बन से अटैच है जिससे फर्दर हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है। तो इसके पास क्या, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है ना, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। जब अल्फा हाइड्रोजन अटैच होता है तो ये रिएक्शन ही नहीं होती है। तो इसमें आप क्या लिखोगे? नो अल्फा हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, क्लियर लिख देती हूँ, नो अल्फा हाइड्रोजन। उसके बाद 5th क्वेश्चन है रेट लॉ ऑफ, लीजिए आज ही डिस्कस किया था हमने ये क्वेश्चन। द रेट लॉ ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन इज गिवन R = KA
बी, ये मैंने क्यों लिखा है, ये है हमारा रेट इक्वेशन, ये के है हमारा रेट कांस्टेंट, ए है फर्स्ट ऑर्डर, बी है सेकंड ऑर्डर, ए की पावर है 1, बी की पावर है 2। क्यों? क्योंकि बी क्या सेकंड ऑर्डर है, तो सेकंड ऑर्डर है तो ऑर्डर कितनी, यानी पावर कितना हो जाएगा, ऑर्डर कितना हो जाएगा, बी का 2, एंड ए क्या है फर्स्ट ऑर्डर, तो ए का पावर कितना हो जाएगा 1। सो हाउ इज द रेट अफेक्टेड इफ डबल कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो ये मेरे को सोल्व करना पड़ेगा। तो मैं ऊपर वाला पोर्शन मिटा रही हूँ क्योंकि मेरे को सोल्व करके बताना पड़ेगा, ठीक है। वैसे हमने ये किया था बट मैं अभी सोल्व करके बताती हूँ। क्या कहता है, आर इज इक्वल के ए एंड बी के स्क्वायर। क्या होगा कि अगर मैं कंसंट्रेशन बी की डबल कर दूं, यानी बी इज इक्वल टू बी, क्या हो जाएगा करके देख लेते हैं। आर इज इक्वल ए टू बी के स्क्वायर, ठीक है, 2b के स्क्वायर हो जाएगी। मैं b में ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ ना, तो अब जब मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, 4b के स्क्वायर हो जाएगा, 4b के स्क्वायर हो जाएगा ना। अभी 4 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा 4kab के स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो कि जब हमने कंसंट्रेशन बी की डबल कर दी तो जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन, ऑल टोटली हमारी रिएक्शन है, कंसंट्रेशन है, वो 4 टाइम बढ़ जाएगी, ठीक है, 4th टाइम हो जाएगी। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन टेट्राक्लोराइड हैज डायपोल मोमेंट 0। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका डायपोल मोमेंट यानी म्यू कितना, 0। इसमें क्वेश्चन में पूछे डायपोल मोमेंट होता कितना है, तो डायपोल मोमेंट हो जाएगा 0। बट ये होता क्यों भाई, रटना थोड़ी ना, समझना भी ये होता क्यों। देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो स्ट्रक्चर होती है ना, वो इस तरीके से ज्योमेट्री में होती है और ये सिमेट्रिकल होती है। सिमेट्रिकल होने की वजह से इनके बीच में डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। डायपोल मोमेंट ये एक दूसरे को कट कर देते हैं, इसलिए इनका 0 होता है। क्यों? क्योंकि डायपोल जो कार्बन टेट्राक्लोराइड की सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है, जिसकी वजह से क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में कोई भी डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ओवरऑल हमारा 0 होता है क्योंकि डायपोल मोमेंट को कट कर देते, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय यूजिंग। देखो हमने ना 2 टेस्ट किए थे इन द चैप्टर ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है जी। तो आपको याद है टोलिन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विलियमसन सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ, यानी जो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है उसका हम किधर यूज करते हैं। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन ईथर बनाने के लिए यूज होता है। एक बार मैं रिएक्शन भी लिख देती हूँ। हमारी ट्रिक क्या थी, रैक्स रोना, यानी राक्षस जैसी रिएक्शन देकर रोना। ये हमारी रिएक्शन थी कि राक्षस जैसी रिएक्शन देखकर रोना। आगे क्या हो रहा था, ROR, ये हमें इथर मिल गया, प्लस NaX, ये हमारा X क्या है, हेलोजन एटम है, R क्या है, ये मिथाइल ग्रुप हो सकता है, इथाइल ग्रुप हो सकता है। सो ये R और R सिमिलर भी हो सकते हैं, डिससिमिलर भी हो सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ओवरऑल, ये ROR क्या है, ये है इथर। So next, which of the following would not be a good choice? Would not be a good choice, यानी not आएगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। चॉइस फॉर रिड्यूसिंग नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन, जब हम नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसा कौन सा हमारा जो कैटलिस्ट होता है जो गुड रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है। तो देखो जब हम नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन में हमने अब भी देखा था पहले कि SN+HCl वगैरह ये सब का यूज करते थे, ठीक है। तो जो गुड कौन सा नहीं होता है उसका नाम होता है LiAlH4, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये एक ऐसा हमारा एजेंट होता है, कैटलिस्ट होता है जो गुड कैटलिस्ट नहीं होता है रिड्यूसिंग नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन एजर्शन का। एजर्शन करवाने से पहले एक वो थोड़ा बीच में रह गया था कुछ इशू की वजह से। तो क्या था कि बेंजल्डिहाइड, देखो हमने ना 2 रिएक्शन पढ़ी थी। फर्स्ट हमारी रिएक्शन थी 2 टेस्ट थे, फैलिंग टेस्ट एंड फैलिंग टेस्ट टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट हम तब यूज कर रहे थे जब हमें डिफरेंस करना हो किसके बीच में, कीटोन और एल्डिहाइड। अब जैसे मान लो कि हम लैब में गए और हमें कौन सा कैसा पता चलेगा कि कौन सा कीटोन और कौन सा एल्डिहाइड है। हालांकि ये जो रिएक्शन जो मैं बता रही हूँ टॉलेंस एंड फैलिंग, ये मैंने फर्दर बहुत अच्छे से वीडियो में बताया, अच्छे से रिएक्शन करवाई है, बट एक बार और बता देती हूँ। सो जो हमारा एल्डिहाइड होता है, जब टॉलेंस रिएजेंट में हम क्या करते हैं, जब एल्डिहाइड डालते हैं तब हमें क्या मिलता है, सिल्वर PPT मिलती है। क्या मिलती है,
सिल्वर पीपीटी। अगर वही हम कीटोन का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। अगर हम एल्डिहाइड डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिल्वर पीपीटी मिलेगी। और हमें पूछा था एसीटोन का। एसीटोन एमिन वाले चैप्टर में हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है, वो क्या बताता है एसीटोन के बारे में। और अगर वहाँ पे कीटोन पूछ लेता, जैसे कौन सी रिएक्शन है जिससे हम डिफरेंस करते हैं कीटोन का, तो कीटोन के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन का क्या देता है हमें, ब्राउन पीपीटी देता है। क्या देता है, ब्राउन पीपीटी। ठीक है जी। सो एजर्शन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो उसका आप आंसर लिख लेना, टॉलेंस रिएजेंट। नेक्स्ट है एजर्शन, विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोरेड इन आवर बॉडी। कैन नॉट बी यानी जो विटामिन सी होता है, विटामिन सी को एक्सॉर्बिक भी बोलते हैं, एक्सॉर्बिक एसिड। सो ये जो विटामिन होते हैं उसको हम कंटिन्यूसली अपनी बॉडी में स्टोर करके नहीं रख सकते। ठीक है, अब रीजन देखो, रीजन क्या बोला है, विटामिन सी इज वाटर सोल्यूबल एंड रेडिली एक्सर्टेड इन यूरिन। यस, both A and R, assertion and reason are true. Why true? बायोलॉजी वाले बच्चे या फिर हो सकता है कुछ मैथ्स वाले भी जानते होंगे इसके बारे में। तो विटामिन सी होता है उसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि ये क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि वाटर सोल्यूबल होता है। वाटर सोल्यूबल होने की वजह से ये रेडियली क्या करता है, हमारे यूरिन में एक्सर्ट हो जाता है। ठीक है, इन प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ये जो होता है वो निकल जाता है। जो विटामिन सी को कंटिन्यूसली हम हमारी बॉडी में स्टोर करके नहीं रख सकते। सो इसके लिए हमें टाइम टू टाइम इसको लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर होकर रह सकता है, ऐसा नहीं होता। सो नेक्स्ट हमारा एजर्शन क्या, आइसोब्यूटेनॉल डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। आइसोब्यूटेनॉल होता है वो हमें आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकता। क्या मैं पहले आइसोब्यूटेनॉल के स्ट्रक्चर बना दूं? हाँ जी, बनाते हैं। ठीक है, आइसोब्यूटेनॉल होता है, ये इसके वैलेंसी पूरी कर लेना। आइसोब्यूटेनॉल डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। यस, एकदम सही है, बट रीजन क्या है, इट डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। ये तो कोई रीजन नहीं है, ये जो रीजन है ये गलत है। रीजन इज रॉन्ग, एजर्शन ट्रू। ठीक है, रीजन रॉन्ग है तो रियल रीजन यानी ट्रू रीजन क्या है, देखो ट्रू भी बता देती हूँ। हमने एक क्वेश्चन किया था 2-3 वीडियो पहले, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें हमने आइडोफॉर्म का यूज लिया था। आइडोफॉर्म देखो कब होता है, 2 डिग्री अल्कोहल क्या करता है, 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्मेशन करता है कीटोन का। आइसोब्यूटेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। ये रीजन सही नहीं है। ये रीजन क्या होगा, जब कीटोन नहीं होगा, जब क्या नहीं होगा, कीटोन नहीं होगा, तब आइसोब्यूटेनॉल होता है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। 2 डिग्री जो अल्कोहल होता है वो कीटोन का फॉर्मेशन करता है। या तो 2 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, कीटोन होना चाहिए। ठीक है जी। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंसिडर द रिएक्शन। ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। सो हमें यहाँ पे एक रिएक्शन दी है जहाँ नाइट्रोजन दिया है, जो हम जब केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर पढ़ रहे थे तो इसी रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे। तो नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस मिलकर क्या बना रही है, अमोनिया गैस बना रही है। तो इसमें रिलेशन बताना है, द इक्वलिटी रिलेशन बिटवीन जो अमोनिया और हाइड्रोजन के बीच में रिलेशन है वो बताना है। तो ये क्या, DNH3 अपॉन में dt, यानी अमोनिया के कंसेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल माइनस H dt -1/2। ये मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे H2 जो एक एज अ स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा था, तो इसको हम जब चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ये नीचे आ जाता है, यानी ये अपोन में आ जाता है। ये जो H2 होगा ये इसके क्या आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा। जैसे मान लो मैं रिएक्शन कर रही थी PCl3 PCl2, ठीक है। तो जब मैं ये कर रही थी तो उसमें हम क्या कर रहे थे, -1/3 PCl3 अपॉन में dt इज इक्वल -1/2 dt। किस तरीके से हम कर रहे थे, सो ये जो H2 है इधर क्या आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा। ये इसका रिलेशन है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि यहाँ पे 3 है तो इधर भी अपोन में आना चाहिए था। ये प्रोडक्ट है और हमें सिर्फ रिएक्टेंट के बारे में बात करनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बॉइलिंग एजर्शन और रीजन वाला है।
the boiling point of ethanol is higher than that of dimethyl ether। जो boiling point होता है इथेनॉल, पहले बात इथेनॉल का फॉर्मूला लिख लो C2H5 ओल यानी अल्कोहल, अल्कोहल का फॉर्मूला OH। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इथेनॉल का इज हायर देन दैट ऑफ डायमेथाइल ईथर। ये जैसे अब रीजन देखते हैं, इथेनॉल मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेरेज इन डायमेथाइल ईथर इट इज नॉट पॉसिबल। यानी जो इथेनॉल में देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली अटैच है हाइड्रोजन से, तो इसमें क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि डायमेथाइल ईथर में पॉसिबल नहीं होती, डायमेथाइल ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो नहीं होती है, इसीलिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। सो ये था हमारा सैम्पल पेपर पार्ट फर्स्ट। सेकंड मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस उसके अपलोड कर दिए हैं। सो थैंक यू सो मच।